जय हिंद मित्रों। आज हम आप लोगों को विडाल्डीरा ब्लास के बारे में बताने जा रहे हैं। यानी भूगोल के विकास में विडाल्डीरा ब्लास का क्या योगदान रहा है। आप लोग सभी जानते हैं कि विडाल्डीरा ब्लास महोदय जो है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे, जो कि संभववाद के समर्थक थे। देखिए, अब यह जो है कि इनके बारे में जो बताया जाएगा, जैसे कि क्वेश्चन आप देखिए, कभी कभी क्वेश्चन जो पूछता है भूगोल के विकास में ब्लास के योगदान की समीक्षा कीजिए, वर्णन कीजिए या व्याख्या कीजिए, कुछ भी हो तो यह विडाल्डीरा ब्लास के बारे में जो बताने जा रहे हैं उसका आप वर्णन कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले क्या है विडाल्डीरा ब्लास के बारे में परिचय को समझिए। तो जो देख रहे हैं विडाल्डीरा ब्लास जो है यह फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। फ्रांस में भूगोल के विकास का जो सबसे बड़ा श्रेय अगर किसी को दिया जाता है तो वह विडाल्डीरा ब्लास को दिया जाता है, क्योंकि विडाल्डीरा ब्लास महोदय से पहले फ्रांस में जो भूगोल की अध्ययन जो कराया जाता था वह इतिहास के सहायक विषय के तौर पे। अब देखिए, जो भूगोलवेत्ता में जो है यह देख रहे हैं विश्व पटल पे जो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता में अगर सबसे प्रथम नाम किसी का आता है तो वह विडाल्डीरा ब्लास महोदय का आता है। और विडाल्डीरा ब्लास महोदय जो है वह संभववाद के समर्थक थे, क्योंकि आप जानते हैं कि जर्मनी जो है निश्चयवाद यानी नियतिवाद के समर्थक है, जबकि जर्मनी का पड़ोसी फ्रांस जो है वह संभववाद का समर्थक है। संभववाद का अर्थ होता है कि प्रकृति जो हमें आदेश देती है उसके विरुद्ध में जाके भी उससे सामंजस्य बैठाकर कुछ अपना अलग एक्टिविटी क्रिएट करना ही संभववाद कहलाता है। तो विडाल्डीरा ब्लास महोदय को जो देख रहे हैं यह ब्लास महोदय संभववाद के समर्थक थे और ब्लास को संभववाद का जनक भी कहा जाता है। यानी संभववाद का जनक ब्लास को कहा जाता है। ब्लास जो है कि फ्रांस में जैसे देखिएगा ब्लास यानी रीटर, हम्बोल्ट, रिchthofen, हैटनर यह सभी के विचारों से प्रभावित थे, जबकि रीटर, हम्बोल्ट, रिchthofen, रेटजेल, हैटनर यह सभी देखते हैं यह जर्मनी के भूगोलवेत्ता थे जो नियतिवाद के समर्थक थे। और नियतिवाद के समर्थक का भी मतलब नियति इनके द्वारा जो ग्रंथ लिखी गई थी तो ब्लास महोदय उसका गहन अध्ययन किए थे, लेकिन आगे चल के वह नियतिवाद के जगह जो है वह संभववाद को समर्थन करते हैं और संभववाद के जनक के तौर पे उनकी पहचान होती है। इसके कारण जो है कि मानव एवं प्रादेशिक भूगोल यानी जो देखते हैं मानव और प्रादेशिक भूगोल, तो यह समझ रहे हैं कि मानव एक शब्द आई तो पूरे विश्व पटल पे जो मानव देखिए वह सभी मानव ही, जिसको देखिए दो पैर, हाथ, सोचने की क्षमता, नाक, कान, आँख, यह सभी जो देखते हैं सभी के पास लगभग इक्वल ही होती है। कोई नाटा कद का होगा, कोई ऊंचा होगा, कोई गोरा होगा, कोई सांवला होगा, कोई मिल्की वाइट होगा, लेकिन यहाँ जो आपको मानव के साथ जो प्रदेश जोड़ी गई है तो यह देखिएगा कि अलग अलग प्रदेश में जो मानव निवास करते हैं उनके क्रियाकलाप में अंतर आ जाती है। तो यह जो है अलग अलग तरह के मानव के जिसको क्रियाकलाप में जो विभाजन की गई उनके एक्टिविटी के आधार पे तो प्रदेश के अथवा नेचुरल एलिमेंट्स को भी आधार लेके प्रदेश को विभाजन किया जाता है। तो यह आप देख रहे हैं, तो यह जो है कि मानव एवं प्रादेशिक भूगोल के विकास में ब्लास महोदय का जो योगदान है वह चिर अस्मरणीय योगदान है,
जिसको कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इसी प्रकार देखते हैं ब्लास महोदय अपने जीवन काल में ही फ्रांस के विभिन्न विश्वविद्यालयों में भूगोल के 23 विभागाध्यक्ष का पद सृजित करवाए थे, जो एक अमूल्य योगदान है भूगोल के क्षेत्र में। इसी प्रकार देख रहे हैं कि एक समय था कि फ्रांस के जितने भी विश्वविद्यालय थे वहाँ भूगोल के विभागाध्यक्ष के तौर पे फ्रांस के शिष्य ही थे। अब देखिए जो ब्लास महोदय का जो प्रमुख शिष्य है उसमें आप देखिए गेलोइस, जीन ब्रोन्स, मार्टोनी, डिमांजिया, ब्लेचार्ड, हेनरी, वाउलिंग आदि थे। इसके अपेक्षा अब देखिए कि ब्लास महोदय की जो जीवनी है, तो परिचय में आपने देखा। अब ब्लास महोदय की जो जीवनी पे कुछ लिखी गई है, तो ब्लास महोदय का जन्म जो है 1845 ईस्वी में पेरिस में हुआ था। पेरिस जो देखते हैं कि वर्तमान में वो फ्रांस की राजधानी है, तो वही पेरिस शहर जो है, उसी पेरिस शहर में ब्लास महोदय की जो जन्म हुई थी 1845 ईस्वी में। उन्होंने स्नातक तक की शिक्षा पेरिस के इकोले नॉर्मल में जो है विख्यात संस्था है, वहाँ पे जो इतिहास, भूगोल एवं दर्शन शास्त्र के तौर पे इन्होंने अपना स्नातक का शैक्षणिक क्रियाकलाप यानी कि पूरा जो किए थे। उसके बाद यह अपने शोध कार्यों के लिए एथेंस स्थित फ्रेंच विश्वविद्यालय है वहाँ पे अध्यापन कार्य कर रहे थे। लेकिन जब अपने शोध उपाधि के लिए, जो शोध कार्य के पीएचडी के लिए जो था, वहाँ से त्याग पत्र देकर इनके मन में जो इच्छा थी वह यूनान की जो प्राचीन सभ्यता थे यह बहुत प्रभावित हुए, जिसके कारण यह पुनः यूनान गए। और यूनान जाने के बाद वहाँ जो देखते हैं प्लेटो और एवं टॉलमी के काल की जो सांस्कृतिक स्थिति थी उसका उन्होंने गहन अध्ययन किए। और इसी विषय पे जो हमबोल्ट ब्लास महोदय को पीएचडी का शोध कार्य के लिए उन्होंने चयन किया था, जिनसे इसी से उनको उपाधि भी मिली। अब देखिए पुनः जब यह यूनान जो गए थे तो वहाँ पे इकोले नॉर्मल, जब वहाँ से अध्ययन के बाद जब यहाँ आए तो पीएचडी की उपाधि जो है इकोले नॉर्मल से ही उन्हें डॉक्टरेट यानी पीएचडी, डॉक्टर ऑफ फिलोसफर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इसके पश्चात उनकी नियुक्ति यानी जब वह डॉक्टरेट की उपाधि से जब उनको सम्मानित किया गया, उसके बाद इनकी नियुक्ति जो है नैन्सिन विश्वविद्यालय में के भूगोल के व्याख्याता पद पर हुई। यानी नैन्सी विश्वविद्यालय में इनकी नियुक्ति भूगोल के व्याख्याता पद पे हुई, व्याख्याता के पद पे यानी भूगोल के व्याख्याता के पद पे हुई। और 5 वर्ष तक अध्यापन कराने के पश्चात 1876-77 ईस्वी में यह जर्मनी चले गए। यानी यह क्या था कि यह भ्रमण के लिए जो नैन्सी विश्वविद्यालय से जर्मनी गए। जर्मनी जाने के बाद जर्मनी में जैसे हमबोल्ट, रीटर के कार्य का जो था कि उसका उन्होंने गहन अध्ययन किए। और उसी क्रम में जर्मनी के उस समय के लोकप्रिय विद्वान और एक चर्चित विद्वान वान रिचटहोफेन महोदय से उनकी मुलाकात होती है। और नैन्सी मुलाकात होती है जब वहाँ 5 लंबा समय व्यतीत करने के बाद वह जब नैन्सिन आते हैं नैन्सी में, तो वहाँ पे वह उनको प्रादेशिक भूगोल का एक ग्रंथ लिखते हैं, बुक लिखते हैं, जो ला फ्रेंस डी ईस्ट ग्रंथ के नाम से वह लिखते हैं। यानी नैन्सी में ही वह प्रादेशिक भूगोल पर एक बुक लिखते हैं जिसका नाम है ला फ्रांसी डी ईस्ट नामक ग्रंथ लिखते हैं।
और जर्मनी से लौटने के पश्चात उनकी नियुक्ति पुनः जो है इकोले नॉर्मले के शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान जो पेरिस में स्थित थी वहां पे उनकी नियुक्ति की जाती है। और 1898 ईस्वी में पदोन्नति के पश्चात पेरिस में कॉलेज डी फ्रांस में इनका इतिहास एवं भूगोल के विभाग के पद पर नियुक्ति होती है। यानी कॉलेज डी फ्रांस में इतिहास एवं भूगोल, जो उस समय तक वह इतिहास का ही सहायक विषय के तौर पे फ्रांस में भूगोल का अध्ययन कराया जाता था। तो ब्लास के पद संभालते ही ब्लास के प्रथम प्रयास से ही उस पद को, जिसे इतिहास और भूगोल की सम्मिलित पद से जो सम्मानित, तो उसको अब ब्लास के सहयोग से और उनके प्रयास से जो था कि अब उस पद का नाम चेयर ऑफ ज्योग्राफी किया गया। यानी अब वह जो पद थी वह चेयर ऑफ ज्योग्राफी से पहचान होती थी। और पद संभालते ही चेयर ऑफ ज्योग्राफी, यानी कि जब वह विभागाध्यक्ष के पद पे जब उनकी नियुक्ति हुई, उसके बाद वह पद संभालते ही अपने प्रथम प्रवचन में यह कहते हैं, उनका यह कथन था प्रथम प्रवचन में ही, भूगोल मात्र ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने वाला शास्त्र नहीं है। यानी उनका क्या कथन है कि भूगोल को, उससे पहले क्या था, भूगोल का अध्ययन जो है ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने वाले शास्त्र के तौर पे उसकी पहचान किया जाता था फ्रांस में। जबकि ब्लास महोदय यह बताते हैं कि भूगोल जो है सिर्फ ऐतिहासिक घटनाओं को समझाने वाला शास्त्र नहीं है, यह विषय अपने आप में एक स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण ज्ञान की शाखा है। यानी उनका यह कथन है कि यह विषय जो है अपने आप में स्वतंत्र एवं महत्वपूर्ण ज्ञान की शाखा है। समय समय पे उन्होंने फ्रांस के अलग अलग क्षेत्रों में भी भ्रमण किए और वहाँ के भौगोलिक परिवेश के अनुसार फ्रांस के प्रादेशिक विभाजन किया गया। यानी कि जो है अपने प्रयास से अलग अलग जो फ्रांस के क्षेत्र में जो विजिट किए थे, तो उसका जो है अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पे ब्लास महोदय ने उसका प्रादेशिक भौगोलिक विभाजन किया और उनके प्रादेशिक चिंतन के आधार पर ही ग्रामीण बस्तियां, भूमि से लगान, ग्रामीण परिवेश में उपयोग, स्वावलंबी जीवन का आधार जैसे तत्व बने। यानी कि किस भूमि से लगान कितना वसूला जाएगा, वह भूमि का लेवल जैसे जिस प्रकार से देखते, तो वह प्रादेशिक विभाजन के क्रम में जो है भौगोलिक जो परिवेश थी उसको आधार लेते हुए उन्होंने इसका विभाजन किए थे। और जीवन पर्यंत भौगोलिक विधि एवं विधि चिंतन एवं संकल्पनाओं के विकास हेतु निरंतर कार्य करते रहे। यानी यह भौगोलिक विधि तंत्र जो थे उसके लिए वह जीवन पर्यंत वह उसी पे कार्य करते रहे, उनकी संकल्पनाओं पे। एक समय था कि फ्रांस के सभी विश्वविद्यालयों में भूगोल के विभागाध्यक्ष के पदों पर ब्लास महोदय के शिष्य ही विराजमान थे और फ्रांस में भूगोल को एक स्वतंत्र विषय के रूप में पहचान दिलाने का श्रेय ब्लास महोदय को जाता है। अब देखिए कि उनकी कुछ रचनाएं हैं, यह तो आपने उन जीवनी में देखा। अब उनकी जो कुछ रचनाएं हैं, तो यह ब्लास ने समय समय पर विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में भूगोल पर शोध पत्र जो होती है उसको उन्होंने प्रकाशित करवाते रहे। और वह लेखनी उनका हमेशा समय समय पे आर्टिकल्स जो है यानी शोध पत्र जो है प्रकाशित होती रही। और इसके साथ ही उन्होंने कई ग्रंथ भौगोलिक
चिंतन पे लिखने का काम किए हैं और उसमें वह व्यवहारिक पक्ष यानी ब्लास महोदय जो थे कि भौगोलिक पक्ष के साथ साथ व्यवहारिक जो होता है बिहेवियरिज्म एक्टिविटी को भी जो है वह उसमें इंक्लूड यानी सम्मिलित समाहित करके उन्होंने जो लेखनी का कार्य अपना किए हैं। और एक जहां भी ब्लास महोदय ने प्रवचन दिया भूगोल के क्षेत्र में, वहां वह अपना अस्थायी छाप छोड़कर ही आए थे। यानी उनके मरने के बाद भी आज भी फ्रांस में भौगोलिक क्षेत्र में अथवा विद्वानों की श्रेणियों में ब्लास का नाम स्मरण के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि ब्लास की देखने की नजरिया जो थी प्रदेश का, मानव का, वहाँ भौगोलिक परिप्रेक्ष्य वह सबकी साइंटिफिक नजरिया यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से वह देखा करते थे। उनके मानसिक पटल पे धर्म कभी हावी नहीं होता था, और जिस विद्वानों के मानसिक पटल पे धर्म हावी होता है वह साइंटिफिक यानी विज्ञान को कभी वह वास्तविक रूप में वह व्याख्या ही नहीं कर पाता है। तो ब्लास महोदय के द्वारा जो देखे कि आपने क्या है संभववाद का जो जनक है, या कभी ईश्वर के ऊपर अथवा जो देखते हैं गॉड है, अल्लाह है, क्या क्या है, इसके ऊपर उन्होंने कभी भी नहीं छोड़ा। इन्होंने हमेशा क्या है कि यह बताया कि जो नेचर में यानी प्रकृति जो हमें कुछ करने का अलाव देती है उसमें मानव अपना बुद्धि और विवेक के आधार पे परिवर्तन कर सकता है। जैसे आज देखते हैं कि सरफेस हमें रहने के लिए मिला, लेकिन मानव अपने बुद्धि और विवेक से यही के कच्चा माल रॉ मटेरियल्स जो देखते हैं उसका यूज करते हुए अटालिका जैसी बिल्डिंग बना लिया। यह मानव संभव करके दिखाया उसी सरफेस पे, जबकि वातावरण यानी भूगोल और यह जो देखते हैं पर्यावरण वह हमें एक सरफेस दिया था रहने के लिए। उसी मिट्टी से ईंट बना के, उसी मिट्टी के जो चट्टान देखते हैं वहां से जो क्षर या जो देखते हैं लोह अयस्क निकाल कर और उसको अलग अलग रूप दे के अटालिका जैसे खड़ा बड़े बड़े उद्योग जो देख रहे हैं स्थापित करना, जबकि यह क्या है मानव संभव करके दिखाई है। इसमें किसी दैविक प्रकोप, दैविक जो है ना और इस प्रकार की जो देखते हैं कि शक्ति का कोई हाथ नहीं, मानव की दृढ़ इच्छा शक्ति जो है उसकी निश्चय अपनी बुद्धि विवेक के आधार पे यह सभी करके दिखाया है। अब देखिए इनकी जो रचनाएं हैं वह रचनाएं कौन कौन सी है, तो देखिए एक महत्वपूर्ण एक चर्चित पत्रिका है जो ब्लास महोदय अपने जीवन यानी कि प्रारंभ एनल्स दी जियोग्राफिया एनल्स दी जियोग्राफिया एक पत्रिका है। उस पत्रिका का प्रकाशन 1894 से प्रारंभ किए और आजीवन उसका जो पब्लिकेशन यानी होते रहा। दूसरा उनका जो है कि एक चर्चित यूरोप में राष्ट्र एवं राज, उन्होंने 1889 ईस्वी में यानी यूरोप के राष्ट्र और राज्य, यह दो महत्वपूर्ण पहलू बहुत उस पे उन्होंने अपना एक ग्रंथ लिखा राष्ट्र और राज्य पे। अब तीसरा उनका जो एक प्रमुख है कि यूरोप के ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में तैयार की गई एटलस 1894 में, यानी यूरोप का जो ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिप्रेक्ष्य में जो तैयार की गई एटलस थी उसका पब्लिकेशन जो है 1894 में। आज भी देख रहे हैं कि वह एटलस जो है बहुत सारी अब जो देख रहे हैं कि पब्लिश तो वहीं से वह प्रारंभ हुआ था। उसके बाद देखिए फ्रांस का भूगोल 1903 में, पूर्वी फ्रांस का भूगोल जो 1917 में। आप देखते हैं कि फ्रांस एक बड़ा सा देश है, उसका ज्योग्राफिकल एरिया एक लार्ज है,
जिसके कारण वहां अलग अलग जो है भौगोलिक परिदृश्य आपको देखने के लिए मिलेगा। और जब वहां की भौगोलिक परिप्रेक्ष्य अलग अलग होगी तो वहां निवास करने वाले मानव का भी क्रियाकलाप अलग अलग होगा, क्योंकि मानव जो होता है वह जो है पारिस्थितिक तंत्र से ही जो देखते हैं पर्यावरण जो होता है उससे प्रेरित होके ही उसकी एक्टिविटी में उसके इच्छा शक्ति, इस प्रकार से जो भी मानव की एक्टिविटी है वह एक्टिविटी पर्यावरण से ही। अब उनका देखिए कि एक लोकप्रिय बुक यह भी है मानव भूगोल 1923 में, यानी एक जो है कि चर्चित बुक मानव भूगोल जिसमें मानव की हर पहलू को दर्शाया गया है वह 1923 ईस्वी में। और अगला बुक जो देखे हैं सामाजिक तथ्यों की भौगोलिक दशाएं, यानी सामाजिक तथ्य जो होती है उसकी भौगोलिक दशाएं 1902 में। इस प्रकार से देखते हैं कि उनकी कुछ रचनाएं, प्रमुख रचनाएं हैं जो आपके सामने है दिखाया गया। अब देखिए कि भूगोल के विशिष्ट लक्षण, इन्होंने अपना कुछ भूगोल का विशिष्ट लक्षण के बारे में इन्होंने वर्णन किया है, तो वह विशिष्ट लक्षण क्या है उसे देखिए। तो जैसे देखते हैं ब्लास महोदय ने एनल्स में 1913 ईस्वी में भूगोल के विशिष्ट लक्षण पर एक स्वयं श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित किए थे। यानी 1913 में जो देखते हैं भूगोल की एक विशिष्ट लक्षण जो है उस पर श्रृंखलाबद्ध प्रकाशित करवाए थे। और उनमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि भूगोल वेता का स्थान प्रकृति एवं मानवीय दोनों विज्ञान में होना चाहिए। उनका कथन क्या था कि भूगोल वेताओं का जो स्थान है वह प्रकृति एवं मानव दोनों विज्ञानों में होना चाहिए। उन्होंने भूगोल के 6 लक्षण पे प्रकाश डाला है, उन्होंने बताए हैं। उसमें कौन कौन सी लक्षण है, तो प्रथम यह बताते हैं, प्रथम यह है कि भूगोल में पार्थिव घटनाओं की एकता महत्वपूर्ण है। भौतिक कारक तत्व एक दूसरे से संबंधित होकर पार्थिव घटक का निर्माण करते हैं। यानी पार्थिव घटनाएं जो देखते हैं कि भूगोल में जो घटना घटित होती रहती है, भौतिक जितने कारक हैं, जिस प्रकार से भौतिक कारक में जैसे जलवायु को देखते हैं तो जलवायु को जो एलिमेंट्स है, तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, तो इससे जो घटनाएं घटित होती रहती है उसके बारे में। दूसरा यह बताते हैं कि पार्थिव घटनाएं विविधता रूपी योग एवं समायोजन में स्थित है। यानी अलग अलग क्षेत्र में जो देखते हैं जो पार्थिव घटनाएं जो होती है वह विविधता रूपी योग एवं समायोजन में स्थित होती है। और विभिन्न घटनाओं कर्मों में विकास एवं परिवर्तन इसी कारण होते रहता है। जो देखते हैं कि विभिन्न घटना कर्म जो होती है उसमें परिवर्तन और विकास जो होती है इसी कारण होते रहते हैं। जैसे एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में जो ज्योग्राफिकल घटनाएं जो देखते हैं, जैसे तापमान में है, वर्षा में है, आर्द्रता में है। जैसे अभी ही आप देख लीजिए किसी क्षेत्र में आपको कुहासा नजर आती है तो किसी क्षेत्र में फ्रेश आकाश नजर आती है। तो यह सब क्या है, जो भौगोलिक जो या पार्थिव जो घटनाएं जो देखते हैं उस पे है। जैसे आप साउथ इंडिया चले जाइए वहां फ्रेश देखिएगा, जैसे जैसे आप नॉर्थ की तरफ बढ़ते जाइएगा वैसे वैसे अभी इस मंथ में जो देखिएगा आपको जो है कि यह मॉइस्ट जो देख रहे हैं जिसमें क्या है कुहासा बढ़ते जाती है, ठंड का है। तो यह सभी जो एलिमेंट्स है वो जो परिवर्तन होता है तो इसी पे उन्होंने जोर दिए। अगला देखिए कि यौगिक एवं सह विविधताओं में उनकी की स्थिति, उनका वर्णन व्याख्या भूगोल है। यानी जो यौगिक एवं सह विविधताओं जो है की स्थिति, उनका वर्णन एवं व्याख्या भूगोल में होता है। चौथा देखिए पॉइंट क्या कर रहा है, भूगोल के परिप्रेक्ष्य में विभिन्न तत्वों का मानव पर प्रभाव। यानी भूगोल के परिप्रेक्ष्य में जो देखते हैं मानव के ऊपर जो प्रभाव पड़ता है उसका अध्ययन। जैसे आप देखते हैं जलवायु का प्रभाव, हम लोग बिहार में हैं
तो बिहार में जो अभी हमारे ऊपर जलवायु प्रभाव पड़ रही है, कुछ कश्मीर में है उसके ऊपर जलवायु प्रभाव पड़ रही है, जो ब्रिटेन वाले लोग होंगे उसके ऊपर जो जलवायु प्रभाव पड़ रही है, उसी प्रकार जो देखते हैं इक्वेटोरियल रीजन वाले जो लोग होंगे जलवायु प्रभाव, कोई हिली रीजन वाला होगा उस पर जो जलवायु प्रभाव पड़ता है, उसका धरातलीय सरफेस जो होता है, वनस्पति का प्रभाव जो होता है, यह सभी महत्वपूर्ण है। जैसे एक आप देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र में जो लोग होते हैं वह बहुत ही परिश्रमी होता है और साहसी होता है, क्योंकि उसको पेट भरने के लिए बहुत परिश्रम की जरूरी करना होता है। जैसे पहाड़ से ऊपर से नीचे उतरना, नीचे से ऊपर चढ़ना, इस क्रम में क्या होता है उसका पैर देखिएगा बहुत ही कठोर हो जाता है। जैसे आप लोहा को देखते हैं वह कठोर होता है, उस प्रकार से उसके पैर, उसका फ्रैक्चर बहुत कम आपको पैर पे देखने के लिए मिलेगी। उसी प्रकार देखते हैं समुद्र के किनारे वाले जो लोग होते हैं, वह जो होता है कि अपने भोजन के लिए समुद्र में जब उतरता है तो नाव को खेवना पड़ता है, जिसके कारण उसका वायु देखिएगा वह लोहा के समान, यानी वह सशक्त जो परिश्रम एक्सरसाइज के कारण वह जो होता है स्ट्रांग हो जाती है। जब हम लोग देखते हैं मानसूनी क्षेत्र में जो मैदानी क्षेत्र देखते हैं जहां बहुत कम परिश्रम के अनाज उत्पादन हो जाती है, बहुत कम परिश्रम में ही पीने के लिए पानी मिल जाती है, जिसके कारण मैदानी क्षेत्र जो मानसूनी क्षेत्र के जो मैदानी एरिया है वहां के लोगों को देखिएगा वह जो आलसी होता है, डरपोक होता है। और इसका जीता जागता आप उदाहरण देख सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है एक छिपकली से डर जाता है, एक चूहा से डर जाता है, जबकि आप पहाड़ी क्षेत्र के लोग को देखिएगा तो विषैला सांप से भी वह खेलता है, बाघ के सामने भी वह लड़ने के लिए तैयार रहता है, जबकि यहाँ जो है कुत्ता से और बिल्ली से लोग डर जाते हैं। तो यह देख रहे हैं क्या है कि वह वातावरण का प्रभाव जो है कि आप जिस वातावरण में सरवाइव कर रहे हैं वैसा ही प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा, आपके दैनिक एक्टिविटी में वैसा ही क्रियाकलाप होगा। तो यह देखें तो उस पर उन्होंने जोर दिए। इसके अपेक्षा देखते हैं पांचवा पॉइंट जो उन्होंने बताया, जो लक्षण जो बताया है वह भूतल के विभिन्न घटनाओं की प्रवृत्ति को तथ्यात्मक आधार प्रदान किए। यानी भूतल पे देखते हैं कि कहीं पे जो है कि तेज हवा चलती है, कहीं मूसलाधार बारिश होती है, कहीं ज्वालामुखी की उद्गार हो जाती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती है तो उसका तथ्यात्मक आधार प्रदान करके उन्होंने विभिन्न घटनाओं को सिस्टमैटिक तरीका से उन्होंने अध्ययन किया पे जोर देते हैं उसका प्रभाव। अब अगला देखिए छठा जो है वह कहते हैं भूगोल में मानव द्वारा भूतल पर लाए गए परिवर्तन एवं उसके महत्वपूर्ण कार्यों का सही मूल्यांकन कर उनकी तर्क संगत स्थिति निश्चित की जानी चाहिए। देखिए यह छठा जो लक्षण बहुत, मानव अपने बुद्धि और विवेक के आधार पे क्या करते हैं कि भूतल के ऊपर परिवर्तन लाते रहता है, वह एक महत्वपूर्ण कार्य है। जैसे आप देखिए कि क्या है कि आप प्रशांत महासागर को देखते हैं और उसके अपोजिट में आंध्र महासागर है, यानी अटलांटिक महासागर है। अब वहां प्रकृति ने दोनों को अलग कर दिया है और जिसके कारण मानव को एक लंबा दूरी तय करके प्रशांत महासागर से आंध्र महासागर में आना पड़ता था। लेकिन मानव ने अपने बुद्धि और विवेक का उपयोग करते हुए जो रॉकी और एंडीज के बीच का जो देखते हैं पनामा के पास जो सबसे सक्रिय पार्ट थी उसको वह काट कर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को मिला दिया, जिसके कारण उसका क्या है ट्रैवलिंग दूरी बच गई संसाधन। तो यह मानव अपने बुद्धि और विवेक से ही, जिसको आज हम लोग पनामा नहर से उसकी पहचान करते हैं। इसी प्रकार देखते हैं कि जो ब्रिटेन से यानी इंग्लैंड से जब भारत को आना पड़ता था
तो वह इंग्लैंड अफ्रीका महादेश के चक्कर लगाते हुए इस प्रकार से वह भारत पहुंचता था। लेकिन मानव अपने बुद्धि और विवेक से जो उसकी सक्रिय पार्ट जो देखते हैं एशिया को और अफ्रीका महादेश को जोड़ता था, तो उसको वह काटकर नहर बना दिया, जिसको स्वेज नहर के तौर पे पहचान करते हैं। एक तरफ क्या था, स्वेज की खाड़ी, दूसरे तरफ भूमध्य सागर था, और उस सक्रिय पार्ट को काटकर मानव ने, जिसके कारण क्या हुआ कि वह ट्रैवलिंग दूरी, तो यह मानव का जो कार्य है उसका सही मूल्यांकन आज जो देखते हैं शहरी क्षेत्र में जो मानव को रहने के लिए भूमि का अभाव होते जा रही है, तो मानव अब सरफेस के नीचे की अपेक्षा उसको क्या कर रहा है, एल्टीट्यूडनल यानी कि एक अट्टालिका बना के, ऊंची ऊंची इमारतें बना के, एक ही इमारत में हजारों लोग को फिट कर देते हैं, मतलब अलग अलग फ्लैट में। तो मानव अपने बुद्धि और विवेक से जो संभव करके दिखा रहा है, तो इसी चीज पे वह जो है ब्लास महोदय का कहना था कि मानव की जो क्रियाकलाप है उसको क्या है सही मूल्यांकन होनी चाहिए। इसके साथ साथ देखते हैं मानव की जो बढ़ती हुई संख्या जो है उसको भोजन के लिए, जो पेट भरने के लिए जो जरूरी थी, जो पहले जो था खेती, उससे उसकी भरपाई नहीं हो पाती थी। तो आज जो देखते हैं हाइब्रिड सीड जो अधिक उत्पादन करता है, आज उसको जो है वातावरण में यह जो, जबकि प्रकृति उसको अलाउ नहीं करती थी, फिर भी उसे क्या किया कि उसने अधिक उत्पादन देने वाले फसल का उसने तैयार कर लिया। इसी प्रकार देखते हैं कि ध्रुवीय क्षेत्र में जो देखते हैं जहां पे कभी कोई फसल नहीं उगाया जा सकता है, जो सब ट्रॉपिकल रीजन से ऊपर वाले जो ध्रुवीय और सब ट्रॉपिकल रीजन का जो संक्रमण क्षेत्र है, वहां पे भी ग्रीन हाउस का निर्माण कर मानव अलग अलग प्रकार की साग सब्जी का उत्पादन करता है। तो यह मानव जो है अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा यह सब करके संभव दिखा दिया। तो इसी चीज को वह मूल्यांकन, इसमें कोई दैविक शक्ति नहीं है, या कोई अगर वह दैविक शक्ति पे होता तो फिर मानव यह कुछ कर ही नहीं पाता। और खास करके आप देखिएगा तो देवी देवता का जो उत्पत्ति जो है मानव अपने मानसिक पटल पे, यानी क्या है कि उसका मतलब कि पैदा किया है, जबकि मानव देखते हैं खास करके आपको ट्रॉपिकल रीजन जो देख रहे हैं वह ट्रॉपिकल रीजन में ही जो है कि धर्म का बोलबाला है। सब ट्रॉपिकल रीजन जब देखिएगा तो वहां विज्ञान का बोलबाला है। तो यह चीज को आप देखते हैं जो संभव करके दिखाता है। अगर सब ट्रॉपिकल रीजन वाले भी अगर धर्म के चक्कर में पड़े होते तो शायद आज जो हम सुख सुविधाओं की जो भोग रहे हैं यह शायद नहीं हो पाती। आज जिस माध्यम से आपके पास हम अपने वीडियो को और अपने आवाज को पहुंचा रहे हैं, इसमें भी विज्ञान का ही योगदान है, जो मानव के मस्तिष्क से उपजा हुआ यह एक खोज है। इसमें कोई दैविक शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार से जो देखते हैं कि वह इसी को संभववाद कहते हैं। अब देखिए जो परिवेश और मानव की जो संभावनाएं हैं कि कहां कहां व्यक्त की जा सकती है, तो इस पे जो लिखा हम ब्लास महोदय के द्वारा जो बताई गई है, तो ब्लास जो देख रहे हैं वह भूगोल के अंतर्गत वह भौतिक विश्व एवं प्राकृति के, जिसे उसने भौगोलिक परिवेश कहा है, अध्ययन एवं मानव के अध्ययन दोनों का अध्ययन अनिवार्य माना है। यानी उन्होंने क्या है भौगोलिक परिवेश और मानवीय अध्ययन को, दोनों का विस्तृत अध्ययन को उन्होंने अनिवार्य माना है। प्राकृतिक परिवेश विधि स्तरीय संभावनाओं की ओर, जो प्राकृतिक परिवेश होता है वह विधि स्तरीय संभावनाओं की ओर मानव को आकर्षित करता है। जैसे देखते हैं प्रकृति ने हमें तन ढकने के लिए कुछ नहीं दिया था, लेकिन मानव अपने बुद्धि और विवेक से ही जो अपने तन ढकने के लिए प्रकृति में जो देखते हैं कि जो आप कॉटन का देखते हैं, जिस कॉटन क्या एक रुई है, तो उस रुई के समान जो थी,
जिससे हम अपने तन नहीं ढक सकते थे, लेकिन उसी रुई के समान से ही धागा बनाकर और धागा से वस्त्र बुनकर और फिर अपने तन को ढका। अब हम शीत कटिबंध में, उष्ण कटिबंध में, सब ट्रॉपिकल रीजन में क्या पहनेंगे, क्या खाएंगे, कैसे रहेंगे, यह सब जो है कि मानव को जो है सिर्फ वह जो है भौतिक प्राकृतिक परिवेश उसको संभावना व्यक्त किया और मानव उसको अपने बुद्धि और विवेक से उसमें एक अवसर खोजकर और अपने अनुकूल बनाया। तो इसी को देखते हैं शिक्षा से। और अपनी क्षमता, मानव की जो क्षमता होती है वह क्षमता के आधार पे ही, क्योंकि मानसिक पटल पे हर कोई को देखते हैं जिसकी सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, जिसको पढ़ने का, लिखने का और देखने की नजरिया जो होती है साइंटिफिक होती है, वही मानव कुछ कर पाते हैं। जिसकी सोचने और समझने की क्षमता संकुचित होती है वो ईश्वरवाद में ही विलीन होकर अपने आप को पूरा जीवन व्यतीत कर लेते हैं और किसी दूसरे के दिए हुए जो वस्त्र बनाने के लिए इसको कैसे क्या करना है उस पे नहीं, वह बस सिर्फ अपने तन को ढकना जानते हैं। जबकि जिनमें क्या है कि प्रकृति ने तो सबके लिए संभावना व्यक्त की, लेकिन जिसकी मानसिक सुदृढ़ है, मानसिक परिपक्व है, उसने उसको अपने अवसर में तब्दील किया। इसी को संभववाद कहते हैं। यह चिंतन है। ब्लास ने स्पष्ट रूप से कहा, शब्दों में कहा है कि भूमि पर आवास के द्वारा अपने राज्य और इकाई, क्षेत्र या प्रदेश को स्वरूपित करता है। जैसे आप देखते हैं प्रकृति ने आपको भूमि दिया, लेकिन आज इसी भूमि पर मानव अपने बुद्धि विवेक के आधार पे अलग अलग राज्य और देश में तब्दील कर दिया है, जो एक पॉलिटिकल बाउंड्री के तहत हमको एक दूसरे से अलग किया। जबकि प्रकृति ने ऐसा नहीं दिया था, प्रकृति ने एक सामान्य ही दिया। जैसे भारत पाकिस्तान को ही देख लीजिए आप, क्या है कि मानव अपने एक जो है कि दोनों अलग अलग, दोनों की कल्चर अपनी जो थी अलग अलग, तो इस प्रकार से देखते हैं कि क्या करता है कि वो एक राष्ट्र का निर्माण कर लेता है, जबकि प्रकृति ने सिर्फ आपको एक भूमि का टुकड़ा प्रदान किया था। अब उसी राष्ट्र में जिनकी बुद्धि और विवेक से जो परिपक्व है, वहां देखिए कि उसी मिट्टी में, उसी एरिया में एक अच्छा जो देखते हैं कि अधिक उत्पादन वाले फसल, कोई जो होता है कि वह रूढ़िवादी पद्धति को अपनाता है तो उसकी प्रोडक्शन तो देखिए कम, एक प्रकार से एक फॉर्मेलिटी को निभाते रहते हैं। खेती करने के लिए जो है परंपरागत कृषि करते रहते हैं, जिसमें उत्पादन जो होता है नग्न होती है, जिससे आपका पेट भर ही नहीं पा रहा है तो दूसरा का पेट क्या भर पाइएगा। तो यह चीज है कि प्रकृति तो सबको दिया, भूमि का वही टुकड़ा, लेकिन जिसने अपना बुद्धि और विवेक का उपयोग किया उसने उससे अवसर करके वह अपना आर्थिक सुदृढ़ीकरण, सामाजिक सुदृढ़ीकरण, जैसे भारत और अमेरिका को ही ले लीजिए। अमेरिका अपने चेतना, अमेरिका के जो लोग हैं, क्योंकि उसको भी लैंड एरिया मिला और भारत को भी मिला, बहुत सारी संसाधन भारत में भी है, बहुत सारी संसाधन अमेरिका में भी है। अमेरिका के लोगों ने अपने बुद्धि और विवेक से उस राष्ट्र को जो है विश्व पटल पे अग्रणी पायदान पे पहुंचा दिया। तो उसने क्या है कि उसने वह चेतना जागृत किया और भारत के लोग आज भी वही रूढ़िवादी परंपरागत जो देखते हैं, दैविक इच्छा और क्या क्या चीज होती है, मंदिर के पीछे ही पागल, मस्जिद के पीछे ही पागल है। शैक्षणिक आज भी देखते हैं कि जो जिसे जाना चाहिए विद्यालय और विश्वविद्यालय के तरफ, उनकी रास्ता है मंदिर मस्जिद की तरफ। तो वैसे जो राष्ट्र होगा वहां विकास कहां? प्रकृति तो उसे भी अवसर दे रही है, लेकिन उस अवसर को वह तब्दील नहीं कर पा रहा है एक उज्जवल भविष्य की तरफ। तो यह आप देख रहे हैं। इसी प्रकार क्या है संभववादी चिंतन। तो संभववादी जो चिंतन देख रहे हैं, प्रारंभ में ही ब्लास का चिंतन रहा है कि मानव स्वयं क्रियाशील प्राणी है। यानी मानव क्या है कि प्रारंभ से ही ब्लास महोदय कहते हैं कि मानव जो है स्वयं क्रियाशील प्राणी है। जैसे आप ऐतिहासिक पटल से अगर उठाते हैं
तो पहले मानव क्या था कि जो इधर उधर भटकता था और भटक के किसी फूल पत्ती और एक क्या क्या चीज होता है, किसी पशु को मारकर ही अपना पेट भरता था और उसके खाल से ही अपना तन को ढकता था। लेकिन वह उसके क्रियाशीलता जो है कि यहां तक ला दी कि आज एक जगह ही बैठकर कुछ सीमित क्षेत्रों में ही अच्छे अच्छे मतलब प्रोडक्शन कर अपने तन को भी ढक लेता है, अपने पेट को भी भर देता है और दूसरे लोगों का भी जो जरूरत की पूर्ति कर देता है। तो यह मानव एक क्रियाशील प्राणी है। उसी को उन्होंने बताया कि वह क्रिया उसकी किस दिशा में है, यह निर्भर करती है। वह अपने परिवेश का उपयोग स्वयं करता है। मानव क्या है कि अपने परिवेश जो होता है उसका उपयोग वह स्वयं करता है। इसी प्रकार देखते हैं अनुभव एवं विकास के आधार पर करता है, यानी उसका जो अनुभविक जो ज्ञान होता है उसके आधार पे ही वह विकास का स्तर का निर्धारण किया जा सकता है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज मानव क्या है कि अनुभविक ज्ञान। आज भारत में जो है शब्द का ज्ञान का तो अपार भंडार है, लेकिन व्यावहारिक ज्ञान का अभाव है। इसको जीता जागता आप उदाहरण के तौर पे समझ सकते हैं कि मिट्टी की बनी हुई सरस्वती की प्रतिमा से हम ज्ञान मांगने जाते हैं और स्कूल कॉलेज से हमारी मोह भंग होते जा रही है, शिक्षक को समझ नहीं पाते हैं। तो कौन सी अनुभविक और कौन सा व्यवहारिक ज्ञान है? तो मिट्टी और पत्थर की बनी हुई प्रतिमा से ज्ञान और धन मांगते हैं, जिससे मिलने वाली कुछ नहीं। तो यह जो है कि आप देखते हैं कि अनुभविक जो कहता है तो यहां पे है। इसी प्रकार प्रकृति की संभावनाएं, प्रकृति क्या है कि आपको संभावनाएं तो व्यक्त करती ही रहती है, लेकिन आप उस संभावना को अवसर में तब्दील कर पाते हैं या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है। मानव अपनी क्षमता का उपयोग कर उस जो संभावना व्यक्त उसको अवसर में तब्दील कर सकता है। इसी प्रकार जो देखते हैं कि उनके उपयोग एवं प्रतिकूल प्रदेशों में भी, जैसे आप देखिए प्रतिकूल प्रदेश जो इसको आप एस्किमो देखते हैं, वह प्रतिकूल प्रदेश में निवास करता है। उसे न पहनने के लिए उस प्रतिकूल प्रदेश में भी उसने अपना अवसर, जैसे जो बर्फीला क्षेत्र है तो उसने बर्फ का ही घर बना के इग्लू वहां निवास करता है। इसी के साथ जैसे वह देखते हैं कि वह बर्फ में ही बहुत सारी मछलियां जो होती है उसको वह मारकर भोजन, शरीर को गर्म रखने के लिए जो उससे मछली से जो तेल निकलती है उसी का लेप, घर की जो बर्फ का इग्लू जो बनाई जाती है उसमें जो दीवार जो देखते हैं गेट बहुत छोटा होता है जो लेट के उसके अंदर प्रवेश करता है क्योंकि बाहरी हवा उसमें प्रवेश न करे। तो क्या है कि मानव ने अपना वहां भी अवसर खोजा। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्र में आप देखते हैं जब प्रतिकूल परिस्थिति में होने के बाद भी मानव वहां जो है परिपक्व मानव जो है कि अपना जो है कि वहां अवसर में तब्दील कर लेता है। आज भी दुनिया का विश्व पटल पे देखते हैं जो यह पहाड़ी क्षेत्र के जिसमें आपके बगल में जिसको गोरखा कहते हैं, वह क्या है कि वह भी देखिए कि आपसे वह नाता कद का है, लेकिन उसमें धैर्य और साहस इतनी होती है कि वह किसी भी युद्ध में कभी भी किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में वह सबसे आगे होता है लड़ने के लिए। इसके कारण पूरे विश्व पटल पे उसकी सेना में उसकी एक अलग ही पहचान है। जबकि मानव तो वह भी है, मानव तो आप भी है, लेकिन क्या किया कि उसने अपने नाते कद का जो है ना उसके मानसिक पटल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसकी धैर्य और इच्छा शक्ति जो थी उसको एक साहसी बनाया। तो यह है अवसर प्रदान जो देखते हैं कि प्रकृति तो दे रही है। उस विकट परिस्थिति में बहुत सारे जंगली जीव जो होता है उस पर अटैक करता है, लेकिन उसकी वही धैर्य और साहस जो है वहां उसको सर्वाइव और रहने का, निवास करने का लायक बना, मतलब कि अनुकूल बनाती है। अगर हम लोग जैसे डरपोक लोग अगर वहां पे चले जाए तो पता चलेगा कि एक रात गुजारना भी आफत हो जाएगा और पता चले कि बिना रोग का भी हम रोगी हो जाएंगे और वहीं से राम नाम जो कहते हैं ना वहीं से अंत जो होगा डेट बड़ी ही आएगी। तो इस प्रकार से जो देखते हैं
तो यह क्या है कि परिस्थिति जो होती है कि कैसे उसको आप अवसर में तब्दील कीजिएगा। तो यहां देखिए प्रदेशों की जो संकल्पना है, अलग अलग प्रदेश का जो इन्होंने संकल्पना प्रस्तुत किए हैं, तो उसके आधार पे ब्लास ने कभी भी प्रदेशों को चरदीवारी के भांति, जैसे आप देखते हैं कि घर की जो चरदीवारी होती है, उस चरदीवारी को अगर आप क्या कीजिएगा कि एक उसके अंदर एक अलग, तो उन्होंने जो है प्रदेश के सीमांकन के क्रम में किसी चरदीवारी टाइप की बाउंड्री का उन्होंने आकलन नहीं किया है। ठीक, अब देखते हैं पार्थिव जो घटनाएं और कारक होती है उसको अंतर्निर्भरता की खोज करके उन्होंने प्रदेशों से ऐसी घटनाओं एवं कारकों की समता जो होती है एवं विषमता के आधार पे, यानी समता और विषमता के आधार पर ही अन्य से तुलना किया जाना चाहिए। वह कहते हैं कि जो समता और विषमता है उसके आधार पे ही तुलनात्मक, जैसे आप अगर मानव को ही लेते हैं तो दक्षिणी भारत का जो है और उत्तरी भारत का जो है, दोनों में देखिए बहुत सारी समता भी है और विषमता भी है। तो दोनों का तुलनात्मक अध्ययन ही, उसके रंग रूप को भी देखिएगा तो अंतर आएगी, उसकी पहनावा ओढ़ावा को भी देखिएगा तो अंतर आएगी, उसके खान पान को भी देखिएगा तो अंतर आएगी। तो इस प्रकार से जो समता और विषमता, लेकिन कुछ अंतर है कि जो उसमें समानता भी होती है। तो इसी चीज को उन्होंने क्या बताने का प्रयास किए हैं। और देखिए कि क्योंकि प्रदेशों के कारकों और प्रकृति के प्रवेश के साथ उन्होंने निवासियों की परंपराएं एवं तकनीक, कुशलता एवं आर्थिक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों के प्रभाव को सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे आप इसको समझिए कि वह कहते हैं कारकों को प्राकृतिक परिवेश के साथ वहां के निवासियों को की परंपराएं, उसकी तकनीकी कुशलता, आर्थिक एवं सामाजिक एवं सांस्कृतिक मूल्यों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। जैसे आप उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं कि भारत का ही एक राष्ट्र वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल। जब आप पूजा पाठ करते हैं तो पूर्ण रूपेण शाकाहारी जो कहते हैं, और बंगाल में जब काली की भोग लगाई जाती है तो वहां मछली का, क्यों? क्योंकि यह समुद्र के किनारा वाला क्षेत्र है, वहां के लोगों की सांस्कृतिक और उसकी जो है परंपरा ही जो है मांसाहार से, उसके हर भोजन में मछली का प्रयोग होती है। इस प्रकार जो देख रहे हैं कि चावल और मछली उसका प्रमुख भोजन होता है। और जो समुद्र के किनारे वाली जो लोग होते हैं उसकी कुशलता यह है कि देखिए कि वह नैया बना के और पानी के ऊपर जो है तैरना, जैसे पानी के ऊपर डायरेक्ट हम चल नहीं सकते हैं, जाएंगे डूब जाएंगे, लेकिन प्रकृति ने उसको अवसर दिया तो क्या किया कि लकड़ी को चीर कर ही उसको नैया में तब्दील करके और समुद्र के सीना को चीरते हुए अपने भोजन की जो जरूरत है उसकी वह पूरा करने के लिए उस अलग अलग संसाधनों का दोहन किया। तो यही है संभव करके दिखाना, प्रतिकूल परिस्थिति में भी वह सरवाइव करना। अब उसी से उसने अपने आर्थिक क्रियाकलाप को भी, यानी वहां समुद्र से कुछ जो उत्पादन किया, जो संसाधन, उसको कुछ अपने एक्टिविटी दैनिक और कुछ उसको मार्केट में दे दिया, जिसके कारण देखिएगा समुद्र के किनारे वाले जो लोग होते हैं उसका मुख्य पेशा ही होता है समुद्र से मछली मारना, मूंगा मोती, इस प्रकार जो देखते हैं समुद्री जो संसाधन है, सीप है और यह जो सजावटी जो वस्तु होते हैं उसका वह कलेक्शन करके उसको आर्थिक क्रियाकलाप में तब्दील करना और हम लोग जाके उसको खरीद। तो इस प्रकार से देखते हैं, तो यही उसकी सांस्कृतिक मूल्य है। वही सांस्कृतिक मूल्य जो है कि आपको वातावरण की, आपको मांसाहार और शाकाहार, जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी संस्कृति डेवलप हुई है वह मांसाहारी होते हैं अधिकतर। मानसूनी क्षेत्र में जो डेवलप हुआ है तो उसमें शाकाहारी होते हैं। तो यही उसकी संस्कृति है। वही जो पहनावा ओढ़ावा, जैसे मंसूरी जो मरुस्थलीय क्षेत्र में जो लोग को देखते हैं, जैसे आप कुछ लोग कहते हैं इस्लाम बुर्का, वह जो उसका क्या है, उसका एक कल्चर है, वह धर्म का नहीं। वहां मरुस्थलीय क्षेत्र में हवाएं चलती है तेज,
महिला की स्किन जो होती है पुरुषों के अपेक्षा कोमल होता है, जिसके कारण हवा के साथ जो डस्ट पार्टिकल्स आता है उससे बचने के लिए वह बुर्का है। और वही सिल्क का जो काला कपड़ा देखते हैं, क्योंकि वहां पानी का अभाव है और पानी के अभाव के कारण जो है कि कपड़ा को धो नहीं पाएगा, तो इसके कारण वह सिल्क वाली जो कपड़ा होती है और काला है, उस पर डस्ट पड़ा, एक बार उसको झाड़ दीजिए सारा डस्ट बाहर। तो यह उसकी कल्चर है। उसको पीने के लिए टोटी वाली जो लोटा है वह भी जो पानी को यह इंडिकेट करता है कि वह मिसयूज पानी ना हो, क्योंकि वह पानी का अभाव है। लेकिन भ्रमवश लोग उसे इस्लामिक कल्चर मानते। वह इस्लामिक नहीं, वह जो है मरुस्थलीय कल्चर है, वह एक मरुस्थलीय संस्कृति है। जो वहां रहने वाले हर व्यक्ति, वह ढीला कपड़ा पहनना, यह सभी जो उसकी संस्कृति, इस प्रकार से आपने देखा। और मरुस्थलीय क्षेत्र वाले लोग जो होते हैं ना, बहुत परिश्रम से भोजन प्राप्त होती है, जिसके कारण वह साहसी और धैर्यवान होता है। यही कारण है कि भारत के शासक को जो मध्यकाल में जो देखते हैं, जो लोग को गाजल मूली के तरह काटते हुए उसने भारतीय जो राज्य था उस पर शासन किया। लेकिन यहाँ जो धर्म के चश्मा से देखने वाले लोग उसे इस्लामिक देखते हैं, जबकि आपको देखना है तो उसको ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट में देखिए कि उसके ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट जो था कि उसने उसको क्या बनाया, उसको धैर्य और साहसी बनाया, जिसके कारण वह क्या है कि किसी विकट परिस्थिति में भी उसने डरा नहीं और वह आगे बढ़ते हुए एक तरफ बड़ा सा फौज और उसके कुछ गिने चुने फौज भी, यह बड़ा सा फौज को पराजित, क्योंकि यहाँ के लोग देवी देवता को मानते थे। जब पराजित होने लगा तो पता चला कि मंदिर के द्वार पे जाके भीख मांगना शुरू कर दिया। जिसे रण क्षेत्र में लड़ना चाहिए वह कहाँ गया, मंदिर, क्योंकि यह भ्रामक जो पैदा हुआ था। तो यही है जो कल्चर जो आप देखते हैं, जो संभव जो वातावरण आपको किस प्रकार से ढालता है। तो यह आपने देखा प्रतिकूल परिस्थिति में भी। तो यहाँ पे और उसी प्रकार जो कहता है कि आपको मरुस्थल का जो आपका कुछ आता है राजस्थान की जो मराठवाड़ा एरिया का, क्योंकि वह भी जो है कि क्या है, जो राजस्थान का जो राठौर और सब जो एरिया है तो मरुस्थलीय क्षेत्र है। तो इसी कल्चर के होने के बाद भी क्या था कि वो मरुस्थलीय क्षेत्र का था, वह धैर्य और साहसी था। तो आज भी ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखते हैं उसकी नाम आपको देखने के लिए मिलती है। तो यहाँ पे लेकिन हम उसको ज्योग्राफिकल न करके उसे हिंदू मुस्लिम और किस प्रकार से जो उसको रंग दे के और उसका अध्ययन करवाने का प्रयास करते हैं। और ऐसी अध्ययन होगी तो कभी वास्तविक जो ज्ञान होगी उसका हम आकलन नहीं कर पाएंगे कि हमने गुलाम कैसे बना, क्यों बना, कब बना। आज यही क्षेत्र के जब सेना में जब जाते हैं तो उनमें उस प्रकार की एक कल्चर तो देखिए वो संभव करके दिखाता है। जो यही मानसूनी क्षेत्र को अब वहां लड़ने और मरने और मारने पे उतावला हो जाए बॉर्डर पे, तो जो आपको कैसा परिवेश में आपका भरण पोषण होता है वह निर्भर करता है आपके ऊपर। अगर आप डरपोक भी है लेकिन साहसी के शरण में जाइएगा तो आप फिर वही एक कीर्तिमान स्थापित किया गया संघर्ष की। तो यह महत्वपूर्ण चीज होती है जो संभव करके दिखाता है। तो इसी संभव को स्वीकार करने के लिए और इसको देखते हैं, उन्होंने विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि भूतल पर इन दोनों को गहरा संबंध होता है जिसको नहीं विभाजित किया जा सकता है। क्षेत्रीय अध्ययन को ब्लास ने, जितने भी क्षेत्रीय अध्ययन उन्होंने किया है, तो ब्लास महोदय ने एनल्स के माध्यम से अपना, एनल्स जो है उनकी एक पत्रिका थी जिस पत्रिका में अलग अलग लेखों के द्वारा इन्होंने उसको पब्लिश करके लोगों के पास उसको प्रस्तुत करने का उन्होंने प्रयास हर संभव किए थे। अब देखिए कि क्या है कि भौगोलिक परिवेश, भौगोलिक परिवेश में जो देखते हैं भौगोलिक भूगोल भौतिक भूगोल संबंधी कई मुख्य खोज हुए। यानी भौतिक भूगोल संबंधी जो खोज हुई थी एवं रचना जब भी उपलब्ध हुआ तो उन्होंने एनल्स में उसको विशेष स्थान दिए थे। यानी भौगोलिक खोज के जितने भी था उसको एनल्स जो उनकी पत्रिका थी उसमें उसका विशेष स्थान हुआ करता था। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में समझाने का प्रयास किया है कि भौतिक परिवेश जिसका निर्माण भूतल के भौतिक तत्वों से होता है के लक्षणों को समझे बिना उनके प्रभाव को स्पष्ट नहीं किया जा सकता है। यानी भौतिक परिवेश जो होता है ना, वही भौतिक परिवेश को समझे बिना आप किसी का भी लक्षण जो है उसका आपको नहीं कर पाइएगा। अब यहां देखिए परिवेश लक्षणों को अब आगे जो कहा जाता है उनके ना स्पष्ट शब्दों में किया
अब किसी भी प्रदेश के अध्ययन में ऐसे भौतिक तत्वों को सम्मिलित प्रभाव को मानवीय तत्वों के स्थान मिलना चाहिए। यानी भौतिक परिवेश जो होता है उसमें मानवीय तत्व यानी कि मैन एलिमेंट्स जो है उसको स्थान मिलना चाहिए। या उनका जोर देते हुए कहते हैं कि मानव को जब अपनी जो क्षमता है उसी क्षमता से वह कुछ परिवर्तन कर सकता है। आज जो देखते हैं कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जहां मानव जो है कि सरवाइव नहीं कर सकता है, वहां जो होता है कि उसकी भरण पोषण की क्षमता नग्न होती है, लेकिन मानव उसी मरुस्थलीय क्षेत्र के नीचे जो दबी हुई जो संसाधन है, जो तेल पेट्रोलियम रिसोर्स, आज उसको निकाल कर अपने बुद्धि और विवेक से जो देखते हैं कि वह संभव कर और उसको एक विश्व पटल पे आर्थिक क्रियाकलाप का जो देखते हैं इकोनॉमिकल हब में तब्दील कर दिया, जिसमें आप देखते हैं रूस अरबियन जो क्षेत्र है, इराक, ईरान, अरब, तो यह सभी जो क्षेत्र देखते हैं कि क्या है कि मरुस्थलीय क्षेत्र के बाद भी आज वह मानव जो अपने बुद्धि और विवेक से जो संसाधन की खोज की है अपनी क्षमता से, तो आज वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पे उस स्थान का महत्वपूर्ण है। कभी उसका एक जो था कि घुमक्कर प्रजाति के वहां लोग हुआ करते थे, कबीलाई संस्कृति होती थी, लेकिन आज वह संसाधन मिलने के बाद वहां उस क्षेत्र में सिविलाइज संस्कृति में तब्दील हो गया। तो यही मानव संभव करके अगर यह विवेक और बुद्धि और विवेक का यूज नहीं करता तो आज भी वहां की जो संस्कृति होती वह असभ्य संस्कृति होती, लेकिन आज वह एक सिविलाइज संस्कृति के तौर पे उसकी पहचान की जाती है। देखिए अब यहां उनका कथन जो है सार्वभौमिकता, एकता अथवा अंतर संबंध का सिद्धांत, उन्होंने कुछ सिद्धांत का सार्वभौमिक एकता यानी सभी जगह जो देखते हैं सार्वभौमिक एकता और सब में जो अंतर संबंध होता है उससे संबंधित कुछ इन्होंने सिद्धांत में उन्होंने क्या कहे, उन्होंने कहा कि मानव भूगोल के तथ्य पार्थिव भूगोल से संबंधित है। उनका कथन क्या है, मानव भूगोल के तथ्य जो है पार्थिव भूगोल से संबंधित है, जिनकी विवेचना और व्याख्या केवल उन्हीं की सहायता से किया जा सकता है। यानी मानव के द्वारा ही वहां की जो भी चीज है उसकी व्याख्या किया जा सकता है, जो स्वयं कई भौतिक दशाओं के संयोग का परिणाम है। यानी बहुत सारी भौतिक दशाएं जो होती है उसका परिणाम है। जैसे वातावरण में जैसे देखते हैं वनस्पतियों का संयोग अनेक विधियों से होती है। जैसे वनस्पति को देखते हैं तो वनस्पति के ऊपर जो है कि क्या छाप छोड़ता है, वर्षा, तापमान, आर्द्रता, हवा। जैसे आप देखिए समुद्र तटीय क्षेत्र में वहां जो देखते हैं टाइडल फॉरेस्ट जो होती है, देखिए वह क्या है प्राकृतिक वातावरण, वह हमेशा देखिए घुमावदार इस प्रकार से ऐसे वनस्पति जिसका इकोनॉमिकल आधार पे उसका बहुत महत्वपूर्ण, लेकिन क्या है प्राकृतिक ने उसको उस प्रकार का बनाया कि जहां पे जो देखें। दूसरे तरफ देखते हैं जहां मरुस्थलीय क्षेत्र है वहां पे आपको मरुस्थलीय वनस्पति, जहां सरवाइव करने के लिए उस वनस्पति में पत्ता का अभाव होता है, कांटाधार जिसमें कांटा होता है, कंटीली झाड़ी और कंटीली वनस्पति होती है, उसके अंदर मोटा मोटा देखिएगा उसमें पत्ती होगी, चिकना पत्ती होता है, उसके अंदर लार टाइप का जो देखते हैं एक पेस्ट बना हुआ होता है। जैसे चिकना फर्श से देखते हैं कि सूर्य की प्रकाश आती है तो रिफ्लेक्ट कर जाती है, ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, तो यह क्या है प्रकृति ने उसको उसके अनुकूल ढाला है। तो यही जिस प्रकार से वनस्पति को देखते हैं मानव को भी प्रकृति उसी प्रकार से ढालने का प्रयास करती है, लेकिन मानव अपने बुद्धि और विवेक के आधार पर वह उसमें परिवर्तन लाता है। जैसे आप अभी एक बहुत प्रचलित शब्द देखते हो कि भारत में जो है वेस्टर्ली कल्चर,
पश्चिमी सभ्यता हावी हो रही है। तो पश्चिमी सभ्यता जो कह रहे कि हावी हुआ क्या है कि प्रकृति आपको उसको अलाउ नहीं की, लेकिन आपने उसको संभव करके अपने पहनावा ओरावा, खान पान, रहन सहन की स्तर, बोलचाल की स्तर, यह सब शैली जो विकसित किए हैं, तो यह क्या है अपने बुद्धि और विवेक के आधार पे। तो यह जो देख रहे हैं तो यहां पे है। अब देखिए कि वृक्षों की पत्तियां जो देखते हैं कि ऊंचाई, वृक्षों की सघनता, वृक्षों की स्थिति, तना का आकार, रेशेदार तंतुओं, यह सभी का विकास जो होता है, वहां की वातावरण जो होती है, वहां की जो भौगोलिक परिप्रेक्ष्य होती है, उस पर वह निर्भर करता है। समस्त वृक्षों में समानता होती है, जितने भी वृक्ष किसी भी कटिबंध की हो समानता होती है, फिर भी उसको क्या है कि फिर उसमें विषमता भी पाई जाती है। और इसी का विकसित रूप जो देख रहे हैं, यह जो हमबोल्ट के द्वारा, ब्लास के द्वारा जो बताई गई थी, उसी की विकसित रूप वर्तमान में जो पारिस्थितिक विज्ञान यानी इकोलॉजी का जो अध्ययन होती है, उसी का विकसित रूप है। यह अब देखते हैं कि यह जीव संसार के कुछ अंशों में परस्पर विरोधी भी होता है। कुछ अंश में जैसे देखते हैं कि क्या है कि विरोधी भी होता है। जैसे आज मानव को ही लेते हैं तो बहुत सारी ऐसे जो शेड्यूल ट्राइब वाली रीजन जो है, जो अभी सिविलाइज संस्कृति में तब्दील नहीं हो पाई है, तो पता चलेगा कि बहुत सारा उसमें विरोधाभास भी। आप जब सिविलाइज तौर पे आ गए हैं तो आप में और उसमें अंतर साफ झलकता है। अब आप जो है कि नौकरी पेशा और जो अपने पेट भरने के लिए, एक सभ्य जीने के लिए क्या है कि आप उस लेवल को जीना चाहते हैं। जबकि शेड्यूल ट्राइब रीजन में जाइएगा तो उसका बस एक ही उद्देश्य है कि पेट भर जाए, तन ढक जाए, यही उसकी कल्चर है, यही उसकी सभ्यता। लेकिन आपका दायरा बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि आपने अब व्यवहारिक रूप से इतना आगे निकल गए हैं कि आप उसकी जो है पूर्ति, और यह उस आपकी सभी पूर्ति जो है कि यही पारिस्थितिक तंत्र में जो देख रहे हैं अलग अलग प्रकार की एलिमेंट्स जो है उसी से होती है। इसी प्रकार जब देखते हैं कि विश्व पटल पे अगर आल्प्स पर्वत, क्योंकि आप जानते हैं ब्लास महोदय यूरोपियन थे जो फ्रांसीसी, और आल्प्स पर्वत जो है कि आपको यूरोप में पड़ता है, तो कभी भी कोई व्यक्ति पहला जो होता है वो तो अपने क्षेत्र से ही प्रारंभ करता है। तो ब्लास महोदय का यह कथन था कि अगर आल्प्स पर्वत का जब अध्ययन करना हो, और आल्प्स पर्वत मोरदार पर्वत की श्रेणी में है, यानी बलित मोरदार पर्वत है, नवीन बलित मोरदार पर्वत, सिर्फ हम आल्प्स का ही अध्ययन कर लेते हैं तो मेरा यह पूर्ण ज्ञान नहीं होगा। आल्प्स के अध्ययन के साथ साथ विश्व पटल पे जितनी भी मोरदार बलित पर्वत है उसका भी अध्ययन किया जाना चाहिए, तब हम वास्तविक रूप में उस पर्वत का अध्ययन कर पाएंगे। जैसे बलित मोरदार पर्वत में आप हिमालय पर्वत को भी देखते हैं, रॉकी एंडीज है, एटलस है, तो यह सभी पर्वत बलित मोरदार है, सभी में जो है कि समानता पाई जाती है। तो इसलिए उसकी अध्ययन जो है सम्मिलित अध्ययन जरूरी होती है। इसी चीज को वह कहते हैं संपूर्ण ग्लोब जो देखते हैं, पूरे ग्लोब में जो है एकता होती है। अगर मेरा यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों में इसे शेयर करके सब्सक्राइब करवाइए और इस पे कमेंट कीजिए। थैंक यू मित्रों।